हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई आप लोगों ने निरंतर अपनी जारी रखे होंगे, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो परीक्षा बहुत नज़दीक है तो हमें थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। सब कुछ छोड़ दो फिलहाल, ये सोच कि 1 महीने की बात है, फिर उसके बाद में छुट्टियां हैं। तो मौज मस्ती करने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए काफ़ी टाइम रहेगा। फिलहाल घूमना फिरना, टीवी मोबाइल देखना बंद कर दो और सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो। और बीच बीच में नींद आती है या आपका लगातार पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप दे दिया करो 5 मिनट के लिए। या तो उसमें आराम कर लो या बात कर लो या थोड़ा सा टहल के अपने घर पे वापस पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है? तो इस तरीके से अपने आप को तरोताज़ा रखो और विशेषकर स्वास्थ्य का ख्याल रखो। परीक्षा के टाइम आपका स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो चलते हैं बच्चों, हम 5वां अध्याय कर रहे थे, उसमें एक वीडियो भाग कर लिया हमने। ये दूसरा भाग है, इसमें कंप्लीट पार्ट को पूरा कवर करेंगे और इसके साथ पार्ट भी आपका पूरा हो जाएगा। आज देखेंगे हम कांग्रेस के में विभाजन। तो 1967 में जो हमने देखा था चुनाव प्रक्रिया, उस चुनाव प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उससे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। अन्य राज्यों में भी इस पार्टी के हाथों से सत्ता जाती रही। चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, लेकिन अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्य में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी। अब देखते हैं हम इसी दौरान इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी खुद की पार्टी से मिली। सिंडिकेट सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट क्या था? कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंडिकेट समूह को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेगी, जबकि इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी के बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को आशय पर ला खड़ा कर दिया। अब इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियां थी। एक तो थी सिंडिकेट से स्वतंत्र मुकाम बनाने की, और दूसरी थी 1967 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा जो खोई हुई जमीन को वापस पाना। इसके लिए इंदिरा गांधी जी की रणनीति रहती है, उन्होंने साधारण से सत्ता संघर्ष को एक विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कदम उठाए। मई 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए। 10 सूत्री कार्यक्रम में बचाओ आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाए तो बताना कि उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आय बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, ग्रामीण शहरी गरीबों को आवासीय भूखंड देना, ये सब कुछ किस में आ रहे हैं? 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाए थे इंदिरा गांधी जी, उनमें है। अब राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है 1969 में। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की गुटबाजी खुलकर सामने आती है इसी दौरान, क्योंकि इंदिरा गांधी द्वारा तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया गया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष ने व्हिप जारी किया और सभी कांग्रेसी संसद विधायक तक संजीव रेड्डी को वोट डालने की बात कही गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी की असहमति थी और सिंडिकेट द्वारा एन संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, जबकि इंदिरा गांधी ने अपनी अंतरात्मा पर वोट डालने की अपील की, क्योंकि जो संजीव एन रेड्डी था उससे राजनीतिक अनुभव होने के कारण से उसका पूर्ण समर्थन इंदिरा गांधी जी को नहीं था, इंदिरा गांधी जी का नहीं मिला था। और इसी के परिणाम स्वरूप विजय कौन हुआ? इंदिरा गांधी जी के समर्थक वीवी गिरी ही विजय हुए राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब आगे इस प्रक्रिया को देखते हुए संभावना संभावित जो थी वो वास्तविकता में बदल गई और इसी वजह से पार्टी टूट गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित प्रधानमंत्री गांधी ने कहा कि उसकी पार्टी असली कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस आर। आर वाली जो थी कांग्रेस वो इंदिरा गांधी जी की है, जिसे नई कांग्रेस कहा जाता है, और कांग्रेस ओ जो थी वो सिंडिकेट प्रभावशाली जो नेता थे कांग्रेस के दिग्गज उनका था, जिसे कांग्रेस ओ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो सिंडिकेट का खेमा जो था,
सिंडिकेट का खेमा तो कांग्रेस ओ में है, और जो इंदिरा गांधी का खेमा था वो कांग्रेस आर में है। ठीक है, कांग्रेस ओ पुरानी कांग्रेस, कांग्रेस आर नई कांग्रेस। इंदिरा गांधी ने इस टूट को विचारधारा की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों की हिमायती और अमीरों की तरफदार के बीच लड़ाई का करार दिया। इस दौरान भी कांग्रेस का विभाजन देखा हमने। अब देखेंगे कांग्रेस का पुनर्स्थापन। कांग्रेस का पुनर्स्थापन 1971 का चुनाव। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। एक साहसिक कदम था। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में डीएमके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य दलों के समर्थन ले सरकार सत्ता में बनी रही। दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग करने की सिफारिश। इस अरसे में सचेत रूप में अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। फरवरी 1971 में 5वें आम चुनाव हुए। भूमि सुधार के मौजूद कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। अब आता है मुकाबला चुनाव के बीच कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। तो कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था, क्योंकि सभी को अंदाजा लग रहा था कि शायद इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में कुछ खास नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सभी बड़ी जो गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों का चुनावी गठबंधन, हर किसी को विश्वास था कि असली ताकत तो कौन है, कांग्रेस हो, जिसमें सिंडिकेट के प्रभावशाली लोग थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया और नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी के हिस्सा बन। ग्रैंड अलायंस ये क्या था, इसका ध्यान रखना बच्चों। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ मतलब भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल सब एक छतरी के नीचे आ गए, जिसको क्या कहा जाता है, ग्रैंड अलायंस। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के उपयोगी से ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में। तो ये वीडियो न सिर्फ बच्चों के लिए है, सभी बच्चों के लिए, चाहे वो 12वीं का बोर्ड का पेपर दे रहा हो, चाहे वो कंपटीशन के एग्जाम का पेपर दे रहा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वतंत्र भारत की राजनीति वाली किताब है ये। तो आप कोई सी भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रैंड अलायंस क्या है, ये जो विभिन्न पार्टियां थी गैर कांग्रेसवादी, उन सबका एक छतरी के नीचे आ जाना, ग्रैंड अलायंस एक संगठन बनाया इन्होंने, जिसको ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं चुनावी तैयार। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा था और एक कार्यक्रम था। ठीक है, ग्रैंड अलायंस के पास सुसंगत कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए शक्ल प्रदान की। तो ये ध्यान रखना, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी जी ने। कौन से चुनाव में, 5वें चुनाव में, कब दिया, 1971 में। तीनों चीजें ध्यान रखनी है। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व, शहरी संपदा के परिश्रम बनाई और अवसरों की असमानता की समाप्ति की। प्रीवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। प्रीवी पर्स क्या था, प्रीवी पर्स का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवी पर्स से क्या तात्पर्य है और प्रीवी पर्स क्या था, तो ध्यान में रखना है कि जब रियासतों के विलय के समय जो राजा महाराजाओं को दी गई एक विशेष जो सुविधा थी, उसको प्रीवी पर्स कहा जाता है। परिणाम और उसके बाद कांग्रेस आर प्लस सीपीटी के गठबंधन को लोकसभा की 578 में से 375 सीट मिली। 578 में से कितनी सीट मिली 1971 के चुनाव में, 375 सीटें मिली। और इसमें कुल वोटों का देखा जाए तो 48.4% वोट हासिल होते हैं। कितने वोट हासिल होते हैं, 48.4% वोट हासिल होते हैं। और अकेली कांग्रेस की बात की जाए तो कितनी सीटें मिली, 352 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली, 352। तो ध्यान रखना, कांग्रेस आर और सीपीटी के गठबंधन को लेकर बात की जाए तो 578 में से 375 मिली, 578 में से 375 मिली। और अकेली कांग्रेस आर को 352 सीटें मिली। और वोट कितने प्राप्त हुए, 44% वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस हो, जिसने पार्टी के बड़े बड़े महारथी थे, उनको केवल 16 सीटें मिली।
और जो विपक्षी ने अपना एक संगठन बना रखा था, विपक्षियों ने एक तरीके से ग्रैंड अलायंस, जिसको भी 40 से भी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वही क्या है, असली कांग्रेस है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की। 1971 के आम चुनाव की जीत में छिपी थी अनेक चुनौतियां और समस्याएं। वो क्या रही? 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट खड़ा हुआ। भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना 1971 में। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद और लग गए। उन्हें गरीबी और वंचितों के रक्षक और मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। ठीक है, अब देखते हैं हम कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। इंदिरा गांधी ने जो किया वो पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। नई कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, इनमें थोड़ा सा अंतर देख लेते कि क्या अंतर है। पुरानी कांग्रेस, उसमें विभिन्न मतों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। ये गलत है, क्षमता नहीं थी, नहीं, ये थी, क्योंकि विभिन्न मतों को साथ लेकर चलने की क्षमता पुरानी कांग्रेस में थी। जब नेहरू जी थे, उसमें और दिग्गज बड़े बड़े नेता थे, तो ये शुरू से ही विभिन्न मतों को साथ लेकर की क्षमता रखते थे। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। उच्च सांगठनिक ढांचा था, हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता रखते थे। तभी तो देखो काफी लंबे समय तक एक दल का प्रभुत्व रहता है कांग्रेस का, वो इसी वजह से रह पाता है। क्योंकि नई कांग्रेस जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो देख लो, थोड़ा सा दिख जाएगा। इसमें था कि विभिन्न मतों को साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। सर्वोच्च एक नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी, जो कि इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी के हाथों बनी ये नई पार्टी थी और कांग्रेस प्रणाली की बढ़ती प्रगति। अब देखते हैं कि कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की। इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश और लामबंदी लगातार बढ़ती रही। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर में जो प्लस बॉक्स दे रखे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षाओं के हिसाब से, चाहे वो हमारे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो। यहाँ से प्रश्न जरूर पुटअप होते हैं और अच्छे प्रश्न बनते हैं। ऑनलाइनर प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो हम सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लेते हैं, इनके बारे में क्या क्या दे रखा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लो, आप दिख रहा है ना। हाँ, तो अब देखते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इसमें ध्यान रखना आपको एक तो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री जी। और इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मंत्रिमंडल मंत्री पद पर रहते हुए रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी रहते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका एक नारा ध्यान में रखना है, जय जवान जय किसान वाला, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपके इसमें ध्यान में रखना है। ये रहा आपका नारा, जय जवान जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कंप्लीट। फिर हमारे प्लस बॉक्स में दे रखा है किसके बारे में, ये है इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो इंदिरा गांधी जी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। हमने पढ़ लिया कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही है, और कब से कब तक, 1966 से 77 तक, और आगे रहती है 1980 से 84 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रहती है। साथ में ही 1958 में कांग्रेस के अध्यक्ष पर भी पद पर रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है गरीबी हटाओ का नारा जो दिख रहा है आप लोगों को, ये 1971 के चुनाव में दिया था। और जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, इनकी मृत्यु यानी इनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो ये कथन है, इस तरीके का बड़ी बड़ी एग्जाम जो होती है उनमें ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ध्यान में रखा जाए कि भारत में जिस तरह की प्रवृत्ति जारी है, उनमें एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम नागरिक सत्ता के हाथों से जाता रहेगा, और सेना ही फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगा। भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग सफल हो चुका है। ये किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहा था
मैक्सवेल ने। और किस में कहा था? इंडियाज डिसइंटीग्रेटिंग डेमोक्रेसी नामक एक लेख लिखा था, और ये लेख लंदन टाइम में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। अब राम मनोहर लोहिया जी आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते क्या क्या दे रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बच्चों इसमें ये है, बाकी प्लस बॉक्स को पूरा पढ़ लेना टाइम मिले तो, नहीं तो इसके अंदर जो हमारे परीक्षा उपयोगी है उन पर डायरेक्ट बात करते हैं, और उसी को ध्यान में रखा जाए तो आपको याद रहेगा, वही काम की चीज़ है। देखिए, ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहते हैं, और मैन तो है ये मैनकाइंड और जन के संस्थापक है, मैनकाइंड और जन के संस्थापक है। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, तो ये आपके राम मनोहर लोहिया जी के बारे में ध्यान रखना है। फिर आता है सी नटराजन अन्नादुरई, फोटो देख लो एक बार, ये अन्नादुरई जी है, सी नटराजन अन्नादुरई। मैन है, ये मद्रास के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो कभी कभार ये व्यक्तिगत नाम दे दिए जाते हैं और सामने संबंधित राज्य दे दिए जाते हैं। तो इस तरीके के कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, और बारहवीं में भी, बोर्ड में भी दिया जा सकता है। एक साइड तो प्रमुख जो व्यक्तित्व है उनका नाम दे दिया जाए, एक जगह स्थान दे दिया जाए कि किस राज्य से कौन कौन संबंधित है, मिलान करने वाले प्रश्न आ सकते हैं। तो हमें थोड़ा बड़े तौर पे क्या ध्यान रखना है? नटराजन अन्नादुरई का संबंध कहाँ से है? मद्रास से, ध्यान ये रखना है, क्योंकि मद्रास के मुख्यमंत्री रहते हैं। साथ में ही द्रविड़ मुनेत्र कशगम जो राजनीतिक पार्टी का गठन करते हैं अन्नादुरई जी, हिंदी का विरोधी आंदोलन की नेतृत्व करता है, और राज्य की व्यापक स्वायत्तता के समर्थक रहते हैं। ठीक है, एक ये शब्द है गयाराम आयाराम। ये क्या था? जब हम देख रहे थे 1967 के चुनाव के दौरान दल बदल की कहानी, तो उस दौरान क्या था कि हरियाणा का एक विधायक था गयालाल। तो गयालाल ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी से निकल दूसरी पार्टी में चला गया, दूसरी पार्टी से निकल को फिर वापिस आ गया, फिर वापिस उस पार्टी से निकल कर चला गया। तो एक सभा के दौरान एक नेता थे रविंद्र नाम के, वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने चंडीगढ़ की प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। तभी से जुमला तैयार हो गया, और तभी से इसको हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। तो गया राम आया राम दल बदल की कहानी से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है। के कामराज, इनका संबंध कहाँ से है? मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, हम जो दोपहर में भोजन मिलता है ना, दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध कौन रहे? के कामराज। के कामराज में एक जगह तो ये ध्यान में रखना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, दोपहर का भोजन देने की योजना को लागू करने के लिए प्रसिद्ध कौन है? के कामराज। और एक इनकी योजना है के कामराज योजना, ये ध्यान में रखना कि कामराज योजना क्या थी। तो कामराज योजना में बताना आप लोगों ने कि 1963 में एक प्रस्ताव रखा गया, सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? उसके पीछे तर्क ये था कि युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सकेंगे। कहने का मतलब जो भी पार्टी के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं उनको पार्टी से निकल जाना चाहिए, ताकि युवा लोग उस पार्टी को संभाल सके। और इसी योजनाओं को जो प्रस्तावित किया था के कामराज ने, इसी वजह से इसको कामराज योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को ध्यान रखना है। आया राम गया राम की कहानी हमने देख ही ली, के कामराज देख लिया हमने, सिंडिकेट देख लिए बच्चों। सिंडिकेट में थोड़ा सा और जान लो, कांग्रेस नेताओं के एक जो समूह था अनौपचारिक, उनको सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था, और इस सिंडिकेट का ही काफी नियंत्रण था। और सिंडिकेट में प्रमुख नेता कौन कौन से आते थे? जैसे कि पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो के कामराज ही आते थे। फिर उसके बाद में एस के पाटिल है, निज लिंगम्पा है, संजीव रेड्डी है, ठीक है, अतुल्य घोष है। ये प्रमुख नेता थे कांग्रेस सिंडिकेट के, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी हमने विभाजन सब कुछ ये सारी चीजें को कवर कर लिया पहले ही। एस निजलगंबा, इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है मैसूर कर्नाटक, और वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहते हैं, और आधुनिक कर्नाटक के निर्माता के रूप में भी प्रसिद्ध है एस निजलगंबा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। वीवी गिरी की बात हुई, वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति रहे 1969 से 74 तक। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता रहे, सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त पद पर आसीन रहे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री भी रहते हैं ये। तो ये उत्तर प्रदेश और केरल मैसूर के राज्यपाल भी रहते हैं, उपराष्ट्रपति भी रहते हैं 1967 से 69 और 69 से 74 तक राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है वीवी गिरी जी, सारी चीज़ों को ध्यान में कवर करना है। फिर है कर्पूरी ठाकुर। जैसा आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखा तो मैंने कहा ना कभी कभी व्यक्तिगत मिलान वाले, तो ऐसे व्यक्तिगत मिलान वाले आए थे और कर्पूरी भी ठाकुर आया था और बिहार। तो इस तरीके से मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं और एनसीईआरटी बुक से काफ़ी प्रश्न अच्छे उठाए जाते हैं। तो देखो कर्पूरी ठाकुर का संबंध कहाँ से है, बिहार से संबंध है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो मुख्यतः ये ध्यान में रखना है। प्री प्रश्न की समाप्ति, इस पे हमने चर्चा करी ली, किस प्रकार से जो रियासतों का विलय किया गया तो उस दौरान जो भी वहाँ के राजा महाराजा थे उनको जो विशेष सुविधा देने की जो बात की गई थी वो प्री प्रश्न थी, उसको बाद में समाप्त कर दिया गया था 1971 में। काफ़ी समस्या भी आई लेकिन इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये पार्ट समाप्त होता है और 5 पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए कम समय में भी आपका पूरे पार्ट को कवर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। आपकी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित हम बना रहे हैं वीडियो और बिल्कुल आप लोगों के लिए फायदेमंद है। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, जब भी आपका किताबों से भी पढ़ो अच्छे से। आपके पास डेस्क वर्क है तो उसको कंप्लीट करके आप पहले याद करो, फिर डेस्क वर्क को भरो ताकि आपको पूर्व अभ्यास हो जाए कि पेपर में किस तरीके से कितना लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे आंसर देना है। बीच बीच में बोरिंग हो जाओ तब आप ऐसे वीडियो देख लिया करो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के लिए है ये, बल्कि आने वाले जो बच्चे हैं 11वीं क्लास की 12वीं क्लास में उन बच्चों के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर पाठ्यक्रम बदलाव होता है तो हम और वीडियो में बदलाव करके लाएंगे, अगर नहीं होता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। तो अभी एग्ज़ाम जो 2024-25 वाले बोर्ड का भी 25 में होने जा रही है, इसमें तो है ही, बाकी आने वाले समय में सभी बच्चों के लिए उपयोगी रहेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।